नमस्ते दोस्तों, सिविल ज्ञानपीठ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सोचिए कि एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने 4 साल लगातार किताबें चाट ली हैं। मतलब उसने हर एक आईएएस कोड याद कर लिया है और हर फॉर्मूला बिल्कुल उसके दिमाग में छप गया है। हाँ, और उसे लगता है कि वो पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल। लेकिन जब पहली बार असली साइट पर उसे M20 कंक्रीट का मिक्स चेक करने को कहा गया, या मान लीजिए किसी लेबर ने आके पूछा कि कॉलम की कास्टिंग में आखिर कितना पानी मिलाना है, तो वो बुरी तरह घबरा गया। वही तो होता है, उसका सारा किताबी ज्ञान उस एक प्रैक्टिकल मोमेंट में आकर जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस चर्चा का विषय दरअसल इसी गैप पर आधारित है। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च मटेरियल हैं आज, वो एक सिविल इंजीनियर इंटरव्यू गाइड से जुड़े हैं। सही कहा। तो इस चर्चा का मुख्य मकसद ये गहराई से विश्लेषण करना है कि एक सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज काफ़ी क्यों नहीं है, और असली साइट की समझ होना किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्यों है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अगर हम इस पूरी तैयारी को सिविल इंजीनियरिंग के नज़रिए से ही देखें ना, तो ये बिल्कुल एक बिल्डिंग का फाउंडेशन डालने जैसी बात है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो जैसे ही इंटरव्यूअर थोड़े मुश्किल टेक्निकल सवाल पूछेगा, रट्टे हुए जवाबों की वो बिल्डिंग तुरंत धंस जाएगी। एकदम धंस जाएगी। तो जो लोग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान हैं, उनके लिए ये गहरा विश्लेषण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि सैकड़ों किताबें पढ़ने के बजाय सिर्फ उन प्रैक्टिकल बातों पर फोकस कैसे किया जाए जो सच में रिजल्ट देती हैं। अब देखिए, ये फाउंडेशन वाली बात दरअसल एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस माइंडसेट को समझना होगा जो अक्सर कैंडिडेट्स लेकर चलते हैं। अच्छा, कैसा माइंडसेट? ज्यादातर नए इंजीनियर्स ये मानते हैं कि इंटरव्यू उनकी मेमोरी का टेस्ट है। उन्हें लगता है कि कमरे में उनसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी और उन्हें वही टेक्स्ट बुक की लाइनें दोहरानी है। राइट। लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल्स इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं। एक इंटरव्यू कमरा असल में एक सिमुलेशन है। वहां बैठा इंटरव्यूअर कैंडिडेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को तोल रहा होता है। पर मुझे इस बात पर थोड़ा संदेह होता है, अगर सब कुछ प्रैक्टिकली है तो फिर इन 4 सालों की डिग्री की वैल्यू ही क्या रह जाती है? वो तो है। मतलब इंटरव्यूअर उस डिग्री वाले कैंडिडेट में आखिर ढूंढ क्या रहा है? उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो सामने बैठे इंसान को देखता है? देखिए, डिग्री एक एंट्री टिकट जरूर है, उसके बिना तो अब आप पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन इंटरव्यूअर के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, और वो ये है कि क्या ये बंदा कल सुबह से मेरी साइट को अकेले हैंडल कर सकता है या नहीं। ओह वाओ, बस यही एक सवाल? बस यही आखिरी कसौटी है। इंटरव्यू का मकसद प्योरली टेक्निकल नॉलेज चेक करना नहीं होता। वो लोग कैंडिडेट का प्रैक्टिकल साइट अंडरस्टैंडिंग, उसका एटीट्यूड और सबसे बढ़कर फील्ड पर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। सही बात है। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जहां सिर्फ थ्योरी बिल्कुल काम नहीं आती। मान लीजिए कोई कैंडिडेट अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वही सिलेक्ट हो जाए। तो फिर सिलेक्ट कौन होता है? एक प्रैक्टिकल इंसान जो चीजों को आसानी से समझकर फील्ड पर लेबरर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से काम निकलवा सके, उसकी डिमांड हमेशा एक टॉपर से ज्यादा होती है। यानी किताबी कीड़ा होने से सिलेक्शन की गारंटी नहीं मिलती। सोर्स मटेरियल में एक बात और बहुत क्लियरली हाईलाइट की गई है कि किसी भी कैंडिडेट की अप्रोच में कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी दोनों का होना लाजमी है। बिल्कुल, ओवर स्मार्ट बनने का कोई फायदा नहीं है वहां। हाँ, जो आता है उसको ठोस तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वहां क्या किया जाए? गाइड में लिखा है कि गोलमोल बातें करने के बजाय साफ तौर पर कहना चाहिए कि सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है। हाँ, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। पर क्या सच में इतनी ऑनेस्टी इंटरव्यू में नेगेटिव इंप्रेशन नहीं डालती? मुझे तो लगता है इंटरव्यूअर सोचेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये ऑनेस्टी कैंडिडेट को दूसरों से अलग खड़ा करती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इंटरव्यूअर पूछता है कि M20 कंक्रीट क्या होता है। अच्छा। अब एक किताबी जवाब देने वाला कैंडिडेट तुरंत कहेगा कि सर, M20 का मतलब होता है जिसमें 28 दिन बाद कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर मिलीमीटर हो जाती है। राइट, जो कि टेक्निकली सही है। हाँ, टेक्निकली गलत नहीं है, पर यह पूरी तरह से एक रट्टा मारा हुआ जवाब है। हाँ। इसकी जगह अगर एक प्रैक्टिकल कैंडिडेट जवाब देगा तो वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? वो कहेगा, सर, M20 जनरली रेजिडेंशियल स्लैब्स और कॉलम्स में यूज होता है। Right. साइट पे हम इसके लिए 1, 1.5, 3
यानी 1:1.5:3 का नॉमिनल मिक्स फॉलो करते हैं। अच्छा, ये फर्क है दोनों में। एग्जैक्टली पहला जवाब सिर्फ ये बताता है कि कैंडिडेट ने किताब पढ़ी है, पर दूसरा जवाब ये साबित करता है कि उसने कंक्रीट को साइट पे बनते हुए देखा है और वो जानता है कि उस थ्योरी का असली कंस्ट्रक्शन में क्या इस्तेमाल है। या मैं एक और पॉइंट पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। सोर्स नोट्स में लिखा है कि कम्युनिकेशन के लिए सिंपल इंग्लिश और हिंदी का मिक्स बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज और उनके पॉश ऑफिसेज में तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वालों का ही दबदबा लगता है ना। क्या सच में हैवी इंग्लिश जरूरी नहीं है? देखिए, आम धारणा तो यही है कि बिना फर्राटेदार अंग्रेजी के कॉर्पोरेट में कोई आपसे सीरियस तरीके से बात तक नहीं करता। मैं मानती हूँ कि ये धारणा आईटी या मार्केटिंग जैसी फील्ड्स के लिए सही हो सकती है, लेकिन हमें सिविल इंजीनियरिंग की ग्राउंड रियलिटी को समझना होगा। कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में क्लाइंट प्रेजेंटेशन देते वक्त हैवी इंग्लिश चल सकती है। हाँ, वहां तो चलती है। लेकिन एक साइट इंजीनियर का ज्यादातर वक्त फील्ड पर धूल और मिट्टी में गुजरता है। वहां सामना किसी मल्टीनेशनल सीईओ से नहीं, बल्कि फोरमैन, मैसन्स, बार बेंडर्स और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से होता है। वहां अंग्रेजी कौन ही समझेगा? वही तो, वहां अगर कोई इंजीनियर कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वोकैब्युलरी झड़ेगा तो लेबर को इंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं आएगी और पूरी कास्टिंग गलत हो सकती है। ये पॉइंट तो बहुत सॉलिड है। इसीलिए इंटरव्यूअर ये टेस्ट करता है कि क्या कैंडिडेट आसान और क्लियर भाषा में अपनी बात समझा सकता है या नहीं। असली कम्युनिकेशन स्किल हेवी वर्ड्स यूज करना नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स टेक्निकल ड्राइंग्स को एक लेबरर की भाषा में समझा देना है। इसलिए हिंदी और सिंपल इंग्लिश का मिक्स सबसे इफेक्टिव माना जाता है। असली और मजेदार किस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब किसी को ये अप्रोच समझ आ जाती है तो अगला कदम ये जानना है कि उस बंद कमरे के अंदर आखिर किस तरह के सवालों का चक्रव्यूह रचा जाता है। चक्रव्यूह, बिल्कुल सही शब्द चुना आपने। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा होता है बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें वही पुराना सवाल आता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, और ज्यादातर लोग इसमें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगते हैं, जो कि एक बुरी अप्रोच है। बहुत बुरी अप्रोच है, और उस एक सवाल के जवाब पर इंटरव्यू की आगे की पूरी दिशा निर्भर करती है। इसका सबसे बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड जवाब देने का तरीका ये है कि शुरुआत नेम से हो, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो, उसके बाद कोर स्किल्स और आखिर में करियर गोल। गाइड में वेद आलोक नाम के एक कैंडिडेट का बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। उसने बताया कि कैसे उसने पहले डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, फिर बीटेक परस्यू किया। उसने स्पेसिफिकली अपने इंटरेस्ट एरियाज बताए, जैसे साइट एग्जीक्यूशन और क्वांटिटी कैलकुलेशन। और उसने अपने एक्सपीरियंस को भी बहुत नीटली टाई इन किया। बिल्कुल, उसने क्लियर किया कि उसे बिलिंग और साइट सुपरविजन का थोड़ा एक्सपीरियंस है और उसका अल्टीमेट गोल एक स्किल्ड साइट इंजीनियर बनना है। ये छोटा सा 50 सेकंड का इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर को एक क्लियर मैप दे देता है कि इस इंसान का फोकस भटका हुआ नहीं है। और इस इंट्रोडक्शन के बाद शुरू होता है दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, जी, जिसे हम टेक्निकल साइट या BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज क्वेश्चंस कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ बातें सरफेस लेवल से बहुत डीप चली जाती हैं। हाँ, यहाँ असली टेस्ट शुरू होता है। बेसिक सवाल जैसे सीमेंट के टाइप्स या ईंट का स्टैंडर्ड साइज। फिर आते हैं कोर साइट सवाल, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना जरूरी है, जैसे स्लम्प टेस्ट, हनीकॉम्बिंग और कवर ब्लॉक। ये सारे टर्म्स तो सभी जानते ही हैं। वही तो। हमें पता है कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इन टर्म्स को जानते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इनके बारे में पूछे जाने के पीछे का मकसद क्या होता है आखिर? मकसद वही है, मैकेनिक्स और लॉजिक समझना। जैसे अगर स्लम्प टेस्ट की बात करें, इंटरव्यूअर ये नहीं सुनना चाहता कि स्लम्प कोन की हाइट कितनी होती है। वो ये जानना चाहता है कि स्लम्प टेस्ट साइट पर किया क्यों जाता है। तो एक प्रैक्टिकल इंजीनियर क्या जवाब देगा इसका? एक प्रैक्टिकल इंजीनियर बताएगा कि स्लम्प टेस्ट कंक्रीट की वर्केबिलिटी नापने के लिए होता है। अगर पानी ज्यादा मिला दिया तो कंक्रीट डालना आसान होगा, पर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। राइट। और अगर पानी कम रखा तो स्ट्रेंथ तो मिलेगी, पर उसे सरिये के बीच में प्रॉपर्ली प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। स्लम्प टेस्ट इसी बैलेंस को मेंटेन करने का प्रैक्टिकल तरीका है। तो हनीकॉम्बिंग का मुद्दा भी ऐसा ही है। मैंने खुद देखा है कि साइट पर जब स्लैब खोलते हैं तो कई बार कंक्रीट में गड्ढे या वॉइड्स दिखते हैं, जहां सरिया बाहर झांक रहा होता है। सही पकड़ा, वही हनीकॉम्बिंग है।
और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये होती क्यों है और इसका नुकसान क्या है। तो इसका टेक्निकल रीजन क्या देना चाहिए? इसका टेक्निकल रीजन है प्रॉपर कंपैक्शन या वाइब्रेशन का ना होना। जब कंक्रीट पोर किया जाता है और वाइब्रेटर सही से नहीं चलाया जाता तो एग्रीगेट्स एक तरफ हो जाते हैं और हवा के बुलबुले अंदर रह जाते हैं। अच्छा, इस वजह से वो गड्ढे बन जाते हैं। हाँ, और इससे पूरे स्ट्रक्चर की लोड बेरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसी तरह कवर ब्लॉक का रोल है। एक नया इंजीनियर शायद सोचे कि कवर ब्लॉक सिर्फ सरिये को अपनी जगह पर रखने के लिए है, पर असल में उसका काम कुछ और है। उसका मेन काम स्टील रीइंफोर्समेंट को एनवायरनमेंट के मॉइस्चर से बचाना है ताकि उसमें जंग ना लगे। कंक्रीट खुद पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं होता, इसलिए वो प्रॉपर कवर मेंटेन करना बिल्डिंग की लाइफ तय करता है। मेक सेंस। साथ ही इस राउंड में थोड़ी कैलकुलेशंस भी होती हैं, जैसे 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना सीमेंट लगेगा या किसी एरिया की प्लास्टरिंग की क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी। यहाँ ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम का लॉजिक कैंडिडेट को पता होना चाहिए। इन सब टेक्निकल और कैलकुलेशन वाले सवालों के बाद एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसे नोट्स में सबसे जरूरी मार्क किया गया है, वो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। ओ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इंटरव्यू का। जैसे पूछा जाएगा, आप साइट पर गए और देखा कि छत की ढलाई के बाद स्लैब में क्रैक आ गया है, तो क्या करोगे? या फिर कंक्रीट बनकर आई है और देखने में ही वीक लग रही है, तो क्या चेक करोगे? यहाँ असली इंसान बाहर आता है। या फिर बिल्कुल एक रॉ मैनेजमेंट का सवाल कि लेबर काम छोड़कर बैठ गई है, तो उन्हें कैसे हैंडल करोगे? मुझे ये सब पढ़कर ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये असल में इंजीनियरिंग का टेस्ट है ही नहीं। अच्छा, तो किसका टेस्ट है? ये कैंडिडेट का पैनिक रिस्पॉन्स टेस्ट करने का तरीका है। ये देखने के लिए कि जब मुसीबत सामने आती है तो क्या इंसान फ्रीज हो जाता है, पैनिक करता है, या फिर शांति से डायग्नोस्टिक मोड में जाके कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। ये पैनिक रिस्पॉन्स वाली एनालॉजी बहुत सटीक दी आपने। साइट पर हर दिन एक नई आफत आती है, वेदर खराब हो जाता है, मटेरियल डिले हो जाता है, या फिर ड्राइंग में कोई ऐसी चीज होती है जो प्रैक्टिकली बनाई ही नहीं जा सकती। हाँ, प्रैक्टिकल इश्यूज तो होते ही हैं। इंटरव्यूअर परफेक्ट किताब में छपा हुआ थ्योरेटिकल आंसर नहीं ढूंढ रहा, वो कैंडिडेट की थॉट प्रोसेस देखना चाहता है। जैसे स्लैब में क्रैक वाला सवाल ले लीजिए। उसमें क्या होता है? एक घबराया हुआ कैंडिडेट बोलेगा कि मैं तुरंत अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल करूंगा, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट बताएगा कि वो पहले क्रैक का नेचर चेक करेगा। क्रैक का नेचर मतलब क्या वो सिर्फ सतह पर प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है जो प्रॉपर्ली क्योरिंग यानी तराई ना करने से आया है, या फिर वो कोई डीप स्ट्रक्चरल क्रैक है जो रेनफोर्समेंट की वजह से आया है। वो क्रैक की डेप्थ और पैटर्न एनालाइज करेगा। ये तो बहुत डिटेल वाली बात हो गई। यही डिसीजन मेकिंग और डायग्नोस्टिक अप्रोच ही तय करती है कि एक इंजीनियर अकेले फील्ड में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, जिसे एचआर या बिहेवियरल क्वेश्चंस कहते हैं, जिसमें वही फेज आता है जहां मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं, जिसमें वो टिपिकल सवाल होते हैं, जैसे आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और प्रेशर के दौरान आपका रिएक्शन कैसा होता है। मुझे हमेशा से लगता है कि इन सवालों में कैंडिडेट सबसे ज्यादा झूठ बोलते, खास तौर पर अपनी वीकनेसेस को लेकर। ये एक आम प्रथा बन चुकी है कि वीकनेस के नाम पर लोग आई एम अ परफेक्शनिस्ट बोल देते हैं। हाँ, सब यही बोलते हैं। लेकिन देखिए, एचआर ये सवाल किसी की पोल खोलने के लिए नहीं पूछता। यहाँ एक अहम पहलू सेल्फ अवेयरनेस का है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कैंडिडेट अपनी कमियों को पहचानता है, और सबसे जरूरी बात, उन्हें ठीक करने के लिए क्या प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है या नहीं। राइट। एक सिविल इंजीनियर जिसे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वो अपनी गलती मानने के बजाय उस गलती को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसका अंजाम किसी साइट कोलैप्स के रूप में सामने आ सकता है। ये बात तो बहुत डरा देने वाली है। खैर, यहाँ तक तो बातें हो गई कि सवालों का चक्रव्यूह कैसा होता है, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी एफिशिएंटली कैसे की जाए। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंसान ओवरवेल्म हो जाए, तो एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए। सोर्स मटेरियल ने इस तैयारी के ब्लूप्रिंट को बहुत ही लॉजिकली 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा वही है जो हमने शुरू में डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। किसी भी हालत में बेसिक इंजीनियरिंग वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। आरसीसी, सर्वेइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और सॉइल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है साइट नॉलेज की क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का यहाँ क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि एक खाली जमीन से लेकर एक पूरी बिल्डिंग के हैंडओवर होने तक का सीक्वेंस दिमाग में एक फिल्म की तरह चलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको प्रॉपर्ली विजुअलाइज करूं तो इसका मतलब है पहले एक्सकवेशन यानी खुदाई होगी, फिर मिट्टी को लेवल करके पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेस डालेगा ताकि एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिले। उसके ऊपर फाउंडेशन या फुटिंग की रीइंफोर्समेंट आएगी। बिल्कुल सही सीक्वेंस बोल रहे हैं आप। फिर कॉलम खड़े होंगे, फिर स्लैब और बीम की कास्टिंग होगी, उसके बाद ब्रिक वर्क आएगा और आखिरी में प्लास्टरिंग और फिनिशिंग का काम होगा। इस पूरे सीक्वेंस का दिमाग में होना इतना जरूरी क्यों है? आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ जाता है। अगर इंटरव्यूअर कॉलम की कास्टिंग की बात कर रहा है तो कैंडिडेट को पता होगा कि इस वक्त तक फुटिंग पूरी हो चुकी है और अगला स्टेप स्लैब है। अच्छा, वो डॉट कनेक्ट कर पाता है। हाँ, तीसरा पॉइंट है रोजाना के प्रैक्टिस। गाइड सजेस्ट करती है कि रोजाना कम से कम 15 से 20 प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस रिवाइज करने चाहिए ताकि दिमाग आंसर्स फ्रेम करने का आदी हो जाए। दिन में सिर्फ 15 से 20? ये तो डूएबल है। चौथा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर्स नहीं है। अगर किसी के पास पिछली किसी साइट का एक्सपीरियंस है तो उसे अपने प्रोजेक्ट का नाम, बजट, अपना कोर रोल और वहां आई किसी बड़ी प्रॉब्लम को उसने कैसे सॉल्व किया, ये सब रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर एक्सपीरियंस वालों से वही पूछेगा। एग्जैक्टली। इंटरव्यूअर 80% सवाल उनके पिछले एक्सपीरियंस से ही निकालेगा। और पांचवा अहम पॉइंट है परफेक्ट रेज्यूमे बनाना। रेज्यूमे पर आने से पहले मैं इस प्रेपरेशन वाले पॉइंट पर कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। आपने इतनी सारी चीजों का जिक्र किया, कंक्रीट के अलग अलग मिक्स डिजाइन, क्यूरिंग के मेथड्स, स्टील के ग्रेड्स, लैब लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, फाउंडेशन के प्रकार। इतने सारे डेटा पॉइंट्स याद रखना किसी इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। क्या यही वजह है कि बहुत से लोग इन सब का रट्टा मारकर चले जाते हैं? दरअसल रट्टा मारना ही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। हमारे गाइड के कॉमन मिस्टेक्स सेक्शन में क्लियरली वार्निंग दी गई है कि आइसोलेट करके फैक्ट्स को रटने से सिलेक्शन नहीं होता। पर फैक्ट्स तो याद रखने ही पड़ेंगे ना? इसे एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। जब कोई कैंडिडेट रट्टा मारता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही जवाब दे सकता है। इंटरव्यूअर जैसे ही सवाल की फ्रेजिंग बदलता है या उसमें कोई साइट की कंस्ट्रेंट जोड़ देता है, कैंडिडेट फ्रीज हो जाता है। हाँ, दिमाग ब्लैंक हो जाता होगा। उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना या फ्लुएंट दिखने के चक्कर में इंग्लिश में फंबलिंग करना, ये सब नेगेटिव मार्क्स लाते हैं। और जहां तक रिज्यूमे की बात है, वहां तो झूठ लिखना सीधे रिजेक्शन का टिकट है। रेज्यूमे में झूठ तो लोग बहुत बोलते हैं। अगर किसी ने रिज्यूमे में लिख दिया कि उसे ऑटोकैड या प्रीमावेरा जैसा सॉफ्टवेयर आता है और रियलिटी में उसे सिर्फ सॉफ्टवेयर खोलना आता है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। झूठ के पाँव नहीं होते ना, और खासतौर पर इंजीनियरिंग में तो झूठ का फाउंडेशन तुरंत धस जाता है। अब आते हैं इस चर्चा के उस पड़ाव पर जब तैयारी पूरी हो चुकी है, रिज्यूमे सच्चाई से भर दिया गया है और रिवीजन हो चुका है। अब आता है डी डे। लेकिन जब वो असलियत में उस इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलता है और सामने बैठता है, तो उसकी फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए? बॉडी लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल होता है इस पूरे खेल में? बॉडी लैंग्वेज किसी भी कैंडिडेट के शब्दों से पहले आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन दे देती है। फॉर्मल अटायर यानी एक नीट शर्ट और पैंट पहनना सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है, ये दिखाता है कि कैंडिडेट उस प्रोसेस की रिस्पेक्ट करता है और डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, ड्रेस ठीक हो गया। उसके बाद अंदर आते वक्त और बात करते वक्त लगातार आई कांटेक्ट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। नजर चुराना या जमीन की तरफ देखना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानी है। कुर्सी पर सीधे बैठना और चेहरे पर एक स्लाइट नेचुरल स्माइल रखना, ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि ये इंसान दबाव के वक्त भी अपना आपा नहीं खोता। एक ऐसी फील्ड में जहां लेबर डिस्प्यूट्स और मटेरियल शॉर्टेज की टेंशन रोज का काम है, एक काम और कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज एचआर और टेक्निकल मैनेजर को बहुत बड़ा अश्योरेंस देती है। और इसी के बारे में पढ़ते वक्त सोर्स मटेरियल में एक ऐसी चीज का जिक्र आया जिसे देखकर मैं सच में बहुत उत्सुक हो गया। इस गाइड में एक बोनस पावर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो सबसे इफेक्टिव ट्रिक है। वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि जब किसी इंटरव्यू में कोई ऐसा मुश्किल टेक्निकल या प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आ जाए जिसका एग्जैक्ट किताबी जवाब दिमाग से निकल गया हो, तो घबराने या उलझुल जवाब देने के बजाय एक छोटी सी लाइन बोलनी चाहिए। वो मैजिकल लाइन क्या है? वो लाइन है कि सर, मुझे इसका एग्जैक्ट फैक्चुअल जवाब तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो। और उसके बाद कैंडिडेट को अपना लॉजिक और थॉट प्रोसेस वहां टेबल पर रख देना चाहिए। ये ट्रिक पढ़कर मुझे लगता है कि ये सच में जादू की तरह काम करती होगी। ये ट्रिक इसलिए मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि ये इंटरव्यूअर्स की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल डिमांड को पूरा करती है।
वो लोग किसी चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया को हायर करने नहीं बैठे हैं। वो एक ऐसे दिमाग को हायर करना चाहते हैं जो नई प्रॉब्लम को टैकल करने की हिम्मत रखता हो। सही बात है। पर्सन केसेस में इंटरव्यूअर इज ऑनेस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से डीपली इम्प्रेस हो जाता है। वो कैंडिडेट को एक फाइनल परफेक्ट आंसर के लिए नहीं, बल्कि उस प्रोसेस और उस अप्रोच के लिए मार्क्स दे देता है। ये बात मुझे बचपन के मैथ्स के एग्जाम की याद दिलाती है। कई बार किसी मुश्किल सवाल को सॉल्व करते वक्त हम फाइनल आंसर में गड़बड़ कर देते थे या बिल्कुल आखिरी स्टेप भूल जाते थे। लेकिन अगर हमने आंसर शीट पर अपने सारे स्टेप्स, फॉर्मूला और पूरी वर्किंग्स लॉजिकली दिखा दी होती थी, तो एग्जामिनर सिर्फ हमारे उन स्टेप्स और लॉजिक के आधार पर हमें लगभग पूरे मार्क्स दे देता था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये। इंटरव्यू भी दरअसल वैसा ही एक मैथ का प्रॉब्लम है, जहां आपका सोचने का तरीका आपके फाइनल किताबी जवाब से ज्यादा अहमियत रखता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी दी है आपने यहाँ पर। अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं और एक आखिरी समरी के रूप में देखूं, तो सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने का फॉर्मूला उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोगों ने उसे बना दिया है। तो सिंपल शब्दों में क्या है फॉर्मूला? सबसे जरूरी है थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच एक सही बैलेंस बनाना। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी। जो आता है उसे फर्मली रखा जाए और जो नहीं आता उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट करके लॉजिक लगाने की कोशिश की जाए। और तीसरी चीज, और इन सबसे बढ़कर आखिरी और सबसे अहम पॉइंट है रियल साइट अंडरस्टैंडिंग। किताबों की दुनिया और उन आरामदायक क्लासेस से बाहर निकलकर सीमेंट, मिट्टी, पानी और सरिये के आपसी तालमेल की असलियत को समझना ही एक कैंडिडेट को सच में एम्प्लॉयबल बनाता है। सिर्फ डेफिनेशंस याद करना नहीं, बल्कि उन डेफिनेशंस को फील्ड पर जिंदा होते हुए देखना ही एक असली इंजीनियर की पहचान है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनने के लिए इंटरव्यू रूम में असल में क्या पेश करना होता है। लेकिन यहाँ इस चर्चा को विराम देते हुए मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आ रही है जिस पर विचार करना शायद पूरी सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या? अगर हर बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, हर एचआर और हर सीनियर टेक्निकल इंटरव्यूअर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल साइट रेडीनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फील्ड नॉलेज की ही तलाश में है, हाँ, तो क्या हमारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का पूरा ध्यान आज भी सिर्फ किताबी थियरी, आउटडेटेड कोड्स और रट्टाबाजी पर होना हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी नहीं है? सोचिए इस बारे में। ये सच में एक बहुत वैलिड सवाल है। जिस प्रैक्टिकल ज्ञान को इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है, वही ज्ञान कॉलेज के सिलेबस के आखिरी पन्नों पर क्यों मिलता है? क्या आने वाले वक्त में हम एक ऐसा दौर देखेंगे जहां सिविल इंजीनियर्स के इंटरव्यूज इन एसी कमरों के बजाय सीधे धूल और मिट्टी से भरी किसी एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट के बीचों बीच लिए जाएंगे, ताकि असलियत वहीं पर परखी जा सके? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को एक साथ मिलकर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जो लोग आज हमारी इस गहरी चर्चा को सुन रहे हैं, उम्मीद है इस विश्लेषण से उन्हें अपनी आगे की तैयारी के लिए एक नई, क्लियर और बेहद प्रैक्टिकल दिशा मिली होगी। आगे की लर्निंग जर्नी और उन आने वाले सभी चुनौतीपूर्ण इंटरव्यूज के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।